आज हम चंदिया सेरेमिक इंडस्ट्रीज़ जो 1942 की इंडस्ट्रीज़ है, आज हम वहाँ पर आए हुए हैं। मैं बतलाना चाहूँगा, चंदिया उमरिया से 20 किलोमीटर और कटनी से जो है 45 किलोमीटर पर है। और हम ये जो लोकेशन है ये कौड़िया मार्ग पर है और बिल्कुल चंदिया रेलवे स्टेशन के अपोजिट एरिया पे है। तो मैं सीधे आपको ले चलता हूँ। नंद किशोर पुरोहित जी मेरे सामने हैं और मैं चाहूँगा कि इस इंडस्ट्रीज़ के बारे में कुछ बतलाएं। इस इंडस्ट्रीज़ का निर्माण 1935 में शुरू हुआ था और इसके प्रेरणा स्रोत महाराजा रीवा, महाराजा गुलाब सिंह जी थे, जो कि राय बहादुर जानकीदास मोहता के संपर्क में आए। उन्होंने उनको, वो यहाँ पर शिकार के सिलसिले में आया करते थे। रीवा महाराजा की शिकार कंपनी थी, तो जब वो संपर्क में आए तो उन्होंने, अब चूँकि रीवा महाराजा अपने राज्य में औद्योगिक विकास के लिए काफ़ी प्रयासरत थे, उनकी वजह से कोल माइंस, सॉ वायलेंस वगैरह, चपड़ा फैक्ट्री, ये सब यहाँ पर आई। तो उन्होंने यहाँ पर उनको उत्साहित किया कि आप यहाँ पर एक उद्योग लगाइए। वो बेसिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले थे और उनको यहाँ पर 750 रुपये में 55 एकड़ ज़मीन उपलब्ध करा दी, जो कि उनकी आउटराइट परचेज थी। और यहाँ पर ओरिएंटल पॉटरीज लिमिटेड के नाम से एक कंपनी स्थापित हुई। अच्छा, इंडस्ट्री का नाम? हाँ, इंडस्ट्री का नाम है। ये पब्लिक लिमिटेड थी, जो कि सन 42 में बन के कंप्लीट होके इसका प्रोडक्शन शुरू हो गया था। उस समय पूरे हिंदुस्तान में जो सिरेमिक्स का जो प्रोडक्ट था केवल कलकत्ता में होता था। कलकत्ता की बंगाल पॉटरी जो थी वो हिंदुस्तान की सबसे पहला चीनी मिट्टी उद्योग है। उसके बाद फिर ये चंदिया, ये इंडिया की सेकंड सिरेमिक इंडस्ट्री। मैं आपको पुरोहित जी बतलाना चाहूँगा कि उमरिया में जो कोल माइंस थी, रीवा कोल फील्ड, वो भी 1886 की थी, जबकि रानीगंज 1776 की फर्स्ट माइंस थी। तो हम कोल माइंस में भी इंडिया में सेकंड थे, और जैसा अभी आपने बतलाया कि सेरेमिक इंडस्ट्री में भी सेकंड पे। और ये केवल सेकंड ही नहीं थे, बल्कि इसका इतिहास तो जो आज इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है क्रॉकरी का, वो उसके तार यहाँ से जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया। क्योंकि ये जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय डॉक्टर TN शर्मा, जिनको कि सिरेमिक्स फील्ड में पद्मश्री अवार्ड मिला है, तो वो यहाँ पर टोक्यो से जब उन्होंने PhD किया तो उसके बाद वो यहाँ पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी। तो उनको जो यहाँ का जो रॉ मटेरियल था, क्योंकि किसी भी उद्योग के लिए या तो रॉ मटेरियल चाहिए या मार्केट चाहिए जी, तो उन्होंने यहाँ के रॉ मटेरियल, क्योंकि चंदिया में जो है जो इसमें लगने वाला फायर क्ले, फेल्सपार, क्वार्ट्ज बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, जो यहाँ की जो क्ले है इंडिया में मानी हुई है, क्योंकि इसकी इट कैन रेजिस्ट अप टू 1750 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। गुड। जबकि लोहा आपका 900 में मेल्ट हो जाता है, पानी हो जाता है। तो ये जब आपका 1750 डिग्री सेंटीग्रेड तक रेजिस्ट करती है, तो जब उतना उसको जब 1200 साढ़े 1200 डिग्री टेम्परेचर दिया जाता है, तो एक मतलब बहुत ही अच्छे किस्म का स्टोनवेयर डेवलप होता है, जो कि दुनिया में कहीं नहीं है। क्योंकि यहाँ की जो चंदिया की फैक्ट्री एक तो चीनी मिट्टी की बर्नी के कारण भी बहुत फेमस थी, क्योंकि इस क्वालिटी की बर्नी कहीं बन ही नहीं सकती जी। क्योंकि उस समय इसके पहले हिंदुस्तान में खाली 3 जगह बनती थी। कहाँ? ये आपका मोरबी, गुजरात। हाँ, गुजरात में। जी। सेकंड चंदिया जी, एंड थर्ड वाज दी नागपुर, सेंट्रल पॉटरीज नागपुर। जी। तो आपने जो ये बतलाया कि जो है यहाँ पर जो हमारी सेरेमिक इंडस्ट्रीज थी, उसके लिए जो ओर है, जिसे हम अयस्क हिंदी में कहते हैं, फेल्सपार बताया, क्वार्ट्ज बतलाया आपने, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे अवेलेबल थी। मतलब ये जो हमारा चंदिया के आसपास का कितना 5 से 10 किलोमीटर का जो एरिया है, हाँ करीब ये अपने 15 किलोमीटर के एरिया में, तो 15 किलोमीटर की फेरी में जो है सारे मिनरल्स ओर्स जो हैं अयस्क हैं वो हमें प्राप्त हो रहे हैं। वो भी एल्मोना के, जैसे मैं जानता हूँ कि जो आपका फेल्सपार है Al2O3 SiO2 2H2O, तो एल्मोना युक्त जो है हमारे यहाँ जो ओर्स मिल रहे थे, शायद यही जो है इस इंडस्ट्रीज के लिए सबसे बढ़िया रॉ मटेरियल। बिल्कुल वो आपने सही कहा, जो मैं अभी आपको बता रहा था जी, कि इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर में यहाँ से तार ऐसे जुड़े हुए हैं कि यहाँ के रॉ मटेरियल को बेस बनाकर डॉक्टर TN शर्मा ने खुर्जा गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन से, उस समय उनको 75,000 की ग्रांट मिली थी, एक छोटा सा ट्रेनिंग सेंटर खोला था खुर्जा में जी।
और वो उसमें वो मतलब यंग पॉटर्स को जो ट्रेडिशनल कुम्हार होते थे जी। उनको वहाँ पर ट्रेनिंग देते थे और उनको छोटी छोटी वहाँ पर यूनिट्स लगवाई। मतलब उसके पीछे भी कहीं ना कहीं चंदिया का योगदान है। वो पूरा 100% रॉ मटेरियल वो यहीं से जाता था। अच्छा। और आज भी मतलब कुछ मटेरियल यहाँ से जाता है। गुड। वो बाद में फिर उन्होंने मतलब दूसरे सोर्सेज डेवलप कर लिए, जैसे जो किले के लिए बीकानेर का है जी। और फेल्सवार क्वार्ट्ज के लिए वो अजमेर बेल्ट से वो लोग ले लेते हैं। जी जी। क्योंकि और आज अपन देखेंगे तो खुर्जा में वहाँ पर 1500 इंडस्ट्रीज हैं जिसने जो कि वर्ल्ड में आज सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, जिसमें हाई क्वालिटी बोन चाइना, पोर्सलिन, स्टोनवेयर, इलेक्ट्रिक पोर्सलिन, ये सब वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। और ये सब आइटम चंदिया में भी हो सकते हैं, पहले होते ही थे जी जी। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ कारण थे जिनके कारण ये उद्योग पनप नहीं पाया जी। और यदि आज भी अगर कुछ इसमें पहल की जाए तो कुछ अच्छे परिणाम निकल तो अपनी जो ये इंडस्ट्री आती है ये वृहद इंडस्ट्रीज में आएगी मोर देन 10 करोड़, या अपनी ये इंडस्ट्री जो है मध्यम उद्योग में आएगी लेस देन 5 करोड़? ये माइक्रो इंडस्ट्री में आएगी। अच्छा, माइक्रो इंडस्ट्रीज में है, माइक्रो सूक्ष्म एवं लघु उद्योग में है। ठीक है, ठीक है। तो बहुत बहुत बड़ा इसमें कोई बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी आपने बताया और हमें घुमाया कि जो है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से डेवलप है। हाँ बिल्कुल, अभी अपने पास 40,000 स्क्वायर फीट बिल्ट अप एरिया है जी, और रॉ मटेरियल लोकल है ही है जी। तो यदि अब हम इसको नए सिरे से फिर से इसको मतलब पुनर्जीवित करना चाहें, रीओपन करना चाहें, तो क्या क्या करना पड़ेगा हमको? क्या प्रयास करने पड़ेंगे? अब उसके लिए तो सबसे बड़ा देखिए इसमें आपका फाइनेंशियल एस्पेक्ट ही है। हाँ, मेन। हाँ, बस फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो है मैं समझता हूँ बहुत बड़ा है। और फाइनेंशियल एस्पेक्ट इसलिए ज़्यादा बड़ा है क्योंकि आज की डेट में हमको न्यू टेक्नोलॉजी के साथ इस इंडस्ट्रीज को जोड़ना पड़ेगा। और जब न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो मैन पावर्स कम होते हैं, लेकिन मशीनें जो हैं बढ़ती हैं। लेकिन मशीनों के बढ़ने से जो है समय भी बचता है, ह्यूमन रिसोर्सेज भी बचते हैं, क्वालिटी एंड कॉस्ट पर क्वालिटी भी अच्छी आती है, कॉस्ट कम हो जाती है। और यही कारण था कि हम पिछले समय में रेस से बाहर हुए का कारण ये कि आपने बताया 1942 में ये स्टार्ट हुई। उसके बाद फिर ये 56 में फिर एक बार क्लोजर हुआ। अच्छा, 56 में एक बार बंद हुई। हाँ, फिर उसके बाद फिर ये आपको 72 में फिर स्टार्ट 72 में फिर स्टार्ट हुआ। मैं एक बिल्डिंग देख रहा था, आपने उस समय दिखलाया, तो वो बिल्डिंग में लिखा हुआ था 1973। हाँ, तो फिर उसके बाद फिर आपका ये 92-93 में फिर बंद हुई। अच्छा। फिर 96 से फिर अपन ने उसको अपने लेवल पर, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ जी, तो वैसे तो मैं यहाँ पर 82 से लेके 82 से 85 तक मैनेजर भी रहा हूँ। जी, आर्मी से रिटायरमेंट के बाद। बहुत बढ़िया जी। तो और ये बचपन से ही अपन इसी इन्वायरमेंट में अपन छोटे से बड़े हुए। और डॉक्टर TN शर्मा के साथ मैंने 3 साल काम किया, तो उन्हीं से काफ़ी अनुभव प्राप्त हुआ। तो मैंने आज देखा प्लांट को, जो है मेरे साथ आज हरीश भी थे जो चंदिया पे बहुत बढ़िया काम जो है यहाँ के क्षेत्रों के लिए कर रहे हैं, अच्छे यूट्यूब ब्लॉगर हैं वो। तो हम देख रहे थे जब फैक्ट्री पर बारीकी से देखा उसको, आपने पूरे प्लांट्स को दिखलाया, कैसे ग्राइंडिंग होती थी, कैसे मिक्सिंग होती थी, कैसे फायरिंग होती थी, कैसे शेप से ढलते थे। आपने सारी चीज़ों, कैसे वो जो है स्टीम इंजन्स था, उसके बाद आपने डीजल इंजन्स को भी दिखलाया, सारी जो क्लीन्स हैं, जो जिसको हम चिमनी कहते हैं, एक एक चीज़ को आज आपने बारीकी से दिखलाया। और हर जगह हमने देखा कि आपका जो है वो सर्वाइव करे, फैक्ट्री जो है फिर से रिवाइव करे, उसके लिए आपने बहुत मेहनत तब भी की थी, अब भी कर रहे हैं। और मैं तो चाहूँगा कि ये बातें जो है, जो हमारा माइक्रो इंडस्ट्रीज़ है, उनके पास ये पहुँचे और ये उद्योग को फिर से जो है स्टार्ट करना चाहिए। पुरोहित जी, मैं देख रहा हूँ कि आप जो है मेडिटेशन की दुनिया से भी जुड़े हुए हैं। हार्टफुलनेस एक इंस्टीट्यूट है, प्रणाली जी उसको जो है उमरिया में लॉन्च कर रही हैं, चला रही हैं बहुत अच्छे तरीके से। और आप जो है उस पर ही बहुत, मैं चारों तरफ देख रहा हूँ कि ये जो है अशोक के पूरे पेड़ हैं सैकड़ों की संख्या में। इस पर आपकी क्या प्रोजेक्ट है? कुछ न कुछ आपका चलता रहता है। अभी हमारे पास करीब मतलब 2000 प्लांट्स हैं अशोक के जी। वो उसकी नर्सरी डेवलप किया है जी। और इसके अलावा अभी ये अपना ट्री गार्ड्स भी अपन बना रहे हैं। अच्छा, स्वयं बना रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी।
और इसको नो प्रॉफिट नो लॉस में अपन नहीं, जैसे available कराएंगे। यदि पब्लिक सेक्टर का आदमी यदि आपसे ट्री गार्ड चाहे तो आप उसे अवेलेबल करा सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी Very good, अवेलेबल very हो good, जाएगी। very good, very good। इसमें 2 क्वालिटी के हैं। अच्छा एक तो आपका वो उसमें मतलब राउंड शेप में है जी वो, उसमें जो उसका स्ट्रक्चर बम्बू स्ट्रक्चर है जी और उसकी जाली वो हाई डेंसिटी पॉलिथीन की है, जी। हैवी ड्यूटी है, दैट कैन रेजिस्ट वो जो हम देख रहे हैं right। वो जो देख रहे हाँ, हैं ग्रीन वाली, जी, ग्रीन वाली या, जी या। जी जी ठीक। तो इसकी कम से कम 3 साल लाइफ है। तो 3 साल में 3 साल में तो पौधा जो है डेवलप हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। और ये आपका 250-250 में पड़ जाएगा। बहुत बढ़िया और आपको 250-300 में ये जो 100% बम्बू का जी। ये पड़ नहीं, जाएगा। 2 चीज़ें इससे सामने आ रही हैं पुरोहित जी कि आप जो है नेचर से प्रोडक्ट को उठा रहे हैं, बम्बू नेचर का है और आप ड्राई बम्बू यूज़ कर रहे हैं जो कि मतलब रीयूज़ है ना, तो उसको आप उपयोग में ला रहे हैं। बहुत बढ़िया। कॉस्ट भी बहुत कम है क्योंकि आयरन का जो कॉस्ट है वो जो है वो 1,500-2 हज़ार का पड़ता है कम से 1,500 कम। का पड़ता है। और ये आपको 200-250 में पड़ जाएगा। अच्छा, ये जो मेरे सामने एक तस्वीर है ये इनको इंट्रो करें थोड़ा सा। ये राय बहादुर जानकी दास जी मोहता है जी। जो इसके इस इंडस्ट्री के फाउंडर हैं। अच्छा, या वही 1935 1942। हाँ, राइट। ठीक है। आप राजस्थान को बिलोंग करते हैं? हाँ, बेसिकली ये बीकानेर को बिलोंग करते हैं जी। लेकिन इनका महाराष्ट्र में पूरा सेटअप है, टेक्सटाइल मिल्स वगैरह और कॉटन किंग कहलाते थे अपने जमाने वेरी में। गुड, वेरी गुड। और ये राय बहादुर इनके फैमिली में 5-6 थे। बहुत बढ़िया। या तो मैं मतलब पिछले 100 सालों का इतिहास में सज्जन स्कूल का उस पर मैं वर्क कर रहा हूँ। मैंने ये पाया कि जो है पुरोहित जी जब यहाँ पे 1986 में 1886 में जो है ट्रेन आई, 1886 में हमारी कोल माइंस स्टार्ट हुई, उसी के साथ मैं इस पूरी कटनी से लेकर के रायगढ़ तक के एरिया में देख रहा हूँ कि राजस्थान और मारवाड़ के लोग हर जगह हैं। अरे साहब, आपने वो कहावत सुनी होगी ना, जहाँ ना पहुँचे गाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। अच्छा, जहाँ ना पहुँचे गाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। बहुत बढ़िया, बहुत तो ये पहले तो ये आज़ादी के पहले तो पूरा होल्ड मतलब मारवाड़ का ही था जी। क्योंकि देखिए वहाँ पर संघर्ष था जी। मारवाड़ में वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पानी की थी जी। और लोग जुझारू थे जी। तो वो वहाँ से निकल के पूरे मतलब पूरी दुनिया में, खाली देश ही नहीं, जी जी, हर देश में आपको मिलेंगे जी। ये अपने ये जो राजा गोकुल दास जी, जबलपुर वाले गोकुल दास, अच्छा, मारवाड़ के हैं। मारवाड़ के हैं। अच्छा, किरोड़ी मस्जिद रायगढ़ वो भी मारवाड़ के हैं। केडिया फैमिली पेंड्रा रोड ये भी मारवाड़ की है। और ये अपने गोकुल दास जी को तो इनको मतलब ही फ्रॉम जैसलमेर, और ये केवल एक लोटा लेकर निकले थे और आज भी आधा जबलपुर की प्रॉपर्टी इनकी है, गोकुल दास की। नहीं तो मैं देख रहा हूँ ना, जैसे लाख का जो कारखाना है हमारे उमरिया का 1901 में स्टार्ट हुआ, जगदम्बिका प्रसाद जी पाठक थे, उसको उन्होंने स्टार्ट किया। दीपनारायण पाठक जी इसी तरीके से उस जमाने में जो है दीपनारायण पाठक जी के पिताजी थे आप। और उस जमाने में हाँ उस जमाने में यहाँ पे बड़कुर लाल जी, चिम्मन लाल जी खंडेलवाल ये भी उसी तरफ के, और इसी तरह से जो वो जो बुद्धमल भंडारी जी हमारे जयपुर के आए, दौलतमल भंडारी जी के पिताजी की मैं बात कर रहा हूँ, वो यहाँ पे थे, तो वो भी राजस्थान जयपुर से थे। तो कुल मिलाकर मैं देखता हूँ कि 44 कंपनी जब यहाँ पर आई और कोल माइन से स्टार्ट हुआ 1886 में, बंगाल नागपुर रेलवेज जो कटनी से केवल उमरिया तक कोल माइंस के लिए आया, उसके साथ जो है राजस्थान के लोग यहाँ पे। और आज आपने बहुत अच्छी बात ये बतलाई कि पानी की कमी थी और रोजगार काम कहाँ किसी नए क्षेत्र में जाने का उनका। और ये अपना मतलब जैसलमेर दरबार का तो ये कहना रहता था कि उसने पूरी आबादी को किले के अंदर बसा के रखा था। अरे वाह। और वो उनकी सिक्योरिटी की जवाबदारी उनकी, और वो लोग 2-2, 3-3 साल घर नहीं आते थे। जी जी जी। तो उनके परिवार की पूरा मतलब सुरक्षा देखभाल वो वहाँ के महाराजा ही करते थे जी। मतलब सन 96 से जब अपन ने इसको रीटेक किया जी, तो उस समय से हमारे साथ में नरेश मेघवानी जुड़े, जो कि बेसिकली पत्रकार है। मतलब ही इज फ्री लांस जर्नलिस्ट एंड ही इज पास आउट फ्रॉम माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय। अब उनका योग और इसमें मेडिटेशन में काफ़ी है, जो यहाँ पर योगा क्लासेस चलती हैं वो वही कंडक्ट कराते हैं। वेरी गुड। और उसके साथ साथ में जो अभी आप ये देख रहे हैं जो ट्री गार्ड वगैरह ये सब, हाँ, क्योंकि क्या है वो मतलब वो यंग हैं जी, और अब हम तो IM 70+, तो भाई अपने को तो फोर्स चाहिए, तो जो भी अपने विचार आते हैं उनसे। नहीं, 70+ मतलब 75
75 यदि तो उसको उल्टा कर लीजिए, उसको उल्टा कर लीजिए जो है आप 57 अभी के हैं। अभी देखिए, जब तक ये इंडस्ट्री नहीं चालू हो जाती, इसको जी। इसको कोई अच्छा स्वरूप नहीं मिल जाता। जी। अब मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे को ईश्वर पूर्ण रूप से स्वस्थ रखेगा। जी। चाहे भले वो ये अपने को ये कितने भी वर्ष लग जाए, और उसके बाद ही अपन इस दुनिया से जाना पसंद करेंगे। तो एक लाइन बस चलते चलते आपके लिए, और उम्मीद करूंगा ऑडियंस इस लाइन को। देखिए, मैं फौज से हूँ जी। मतलब हर फौजी का एक ही मकसद होता है, जी। राष्ट्र सेवा। तो अभी एट प्रेजेंट आई एम एक्स सर्विसमैन, जी। और एक्स सर्विसमैन इज ऑलवेज इन द सर्विस ऑफ द नेशन। जी। जो मेन मोटो होता है, वो तो जो है टिल डेथ, वो जो है वो देश के लिए ही पैदा हुआ है, देश के लिए मरता है। ये बात तो सही है। क्योंकि मानेकशॉ ने ये जनरल मानेकशॉ का एक कोटेशन है जी। मतलब वो कहते थे कि अगर कोई ये कहता है कि मैं मौत से नहीं डरता हूँ, तो या तो वो सरासर झूठ बोल रहा है, या फिर वो इंडियन आर्मी का फौजी है। अरे वाह, बहुत बड़े, बहुत बढ़िया। पुरोहित जी, आप जो है एनसीसी में रहे, और उसके बाद जो है आर्मी में रहे, फिर आप एक्स आर्मी मैन भी हुए, लेकिन आज भी आप रिटायर नहीं है। कैसे इतनी बड़ी जो है सेरेमिक इंडस्ट्रीज़ को आपने ज्वाइन किया? देखिए सब, जब मैं ये बचपन से मेरा एक ही ऑब्जेक्ट था, फौज ज्वाइन करना। जी हाँ। इसीलिए मैं एनसीसी में था। एनसीसी में मैं 2 बार आरडीसी परेड में भी गया। एनसीसी से मैं मध्य प्रदेश की शूटिंग टीम में भी था। सी सर्टिफिकेट किया, रेगुलर आर्मी अटैचमेंट कोर्स, ऑल इंडिया समर कैंप, ये जितने भी सब कोर्सेज करने के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही आई ज्वाइंड आर्मी, क्योंकि मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य था, और उसमें सबसे बड़ा सहयोग मेरे पिताजी का था। हमारे पिताजी का ये कहना था कि मेरे 5 बेटे हैं, यदि एक बेटा देश सेवा के लिए जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और यहाँ तक कि मेरे छोटे भाई बहनों की शादी भी ये जब मैं फौज में था तो मैंने ये प्रण लिया था कि मैं परिवार भी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये 2 काम एक साथ नहीं हो सकते। क्योंकि अपना जो रोल मॉडल थे मानेकशॉ, ये जनरल मानेकशॉ, ये हवलदार अब्दुल हमीद, अच्छा, और आपका भगत सिंह, तो इन सब क्रांतिकारियों के जीवन को मैंने देखा कि जिनका पारिवारिक जीवन था वो उनको बड़ी दिक्कत जाती थी। तो मैं एक सिंगल ट्रैक में ही चल रहा था, और ये तो क्या कुछ मेरे साथ प्रॉब्लम आ गई वहाँ पर, जो आर्मी में जो ट्रेनिंग होती है, उस दौरान मेरा एक्सीडेंट हो गया, उसमें स्पाइनल क्रैक हो गई। स्पाइनल क्रैक होने से आई बिकम परमानेंट। उस समय उम्र कितनी थी आपकी? उस समय मेरी उम्र 27 साल थी। अच्छा। तो स्पाइनल क्रैक होने के बाद वो परमानेंट कैटेगरी ई हो गई। मतलब कैटेगरी कहाँ पे थे उस समय आप? वो उस समय मैं ये था फिरोजपुर बॉर्डर में। अच्छा, फिरोजपुर बॉर्डर। तो फिरोजपुर बॉर्डर में एक्सरसाइज चल रही थी जी। तो आर्टिलरी के साथ में था, मैं अटैच था जी। तो उस समय वो हादसा हुआ। हादसा होने के बाद परमानेंट कैटेगरी डाउन होने से आई वाज मेडिकली बोर्डेड आउट। हालांकि मुझे पेंशन बेनिफिट तो मिलता है, लेकिन उस समय मतलब मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा वो दुर्घटना कहिए या मेरा टर्निंग पॉइंट कह लें। हाँ, टर्निंग पॉइंट है लाइफ का, एक टर्निंग पॉइंट। जी हाँ। तो फिर हालांकि ये उसके बाद भी मैं दूसरी सर्विस भी कर सकता था, ठीक है, क्योंकि उस समय एम्प्लॉयमेंट वाज नो प्रॉब्लम। ये बात है 78 की, ठीक है। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट था, सी सर्टिफिकेट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह सब नहीं, एक सॉलिड बैकग्राउंड था आपके पास। लेकिन उस समय मैंने एक प्रण लिया कि मैं आपको अब फौज के अलावा कोई सर्विस नहीं करूँगा। अच्छा। तो उस समय मैं ये डॉक्टर TN शर्मा के संपर्क में आया। अच्छा। तो वो उस समय खुर्जा में काफ़ी काम कर रहे थे जी। तो उनके साथ मैंने ये अपने 2-3 साल उनके साथ बिताए। तो मुझे ये सिरेमिक्स में बहुत अच्छा लगा। इसमें क्रिएटिविटी है और सब ये लोगों को रोज़गार से जोड़ने का भी वो है। तो ये सब सोचकर अच्छा, उसी समय यहाँ पर ये फैक्ट्री बंद हो रही थी, यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स थी। अच्छा। तो अब चूँकि हमारे पिताजी इसके फाउंडर मैनेजर थे, तो मालिक उनका क्या नाम था? हमारे पिताजी का स्वर्गीय श्री भगवती लाल पुरोहित। अच्छा, ठीक है जी। तो उस रिलेशन से
वो मतलब राष्ट्र धर्म के बाद अब आप जो है पितृ धर्म भी निभाने जा रहे तो हैं। हमारे ये इन्होंने जानकी दास जी मोहता जी। के जो चिरंजीव माधव दास जी मोहता जी जो कि इसके उस समय मैनेजिंग डायरेक्टर थे, जी। उन्होंने हमारे पिताजी से संपर्क किया। तो जी। हमारे पिताजी ने कहा कि भाई देखो अभी तो मेरी एज बहुत हो गई, मैं तो उसमें कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे को कहा कि यदि तुम कुछ कर सकते हो तो उसमें करो। तो हमने कहा ठीक है। जी। तो उसके बाद मैं यहाँ पर 3 साल तक यहाँ पर मैनेजर हूँ। किस साल आए आप? मैं ये इसमें आपका ये 80 से 83 तक। हाँ ठीक है। और वो इसका गोल्डन पीरियड था, मैक्सिमम प्रोडक्शन पे आ गई थी जो कि मतलब पूरी जो आज अपन ने इकाइयां देखी, यूनिट्स देखी, बिल्कुल, सब रन कर रहे हाँ हैं। सब रन कर रहे हैं। वेरी गुड। और- मैं एक मिनट मुझे दे दे। मैं ऑडियंस को ये बतलाना चाहूँगा कि आज की डेट में खुर्जा की पॉटरीज या सिरेमिक इंडस्ट्रीज जो है पूरे एशिया में जो है नंबर 1 पर है। उसकी पॉटरीज जो है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड, स्पेशली यूरोप में सबसे ज़्यादा वो जा रही हैं। जबकि यदि हम इसको देखें कि जो ये पोर्सलिन या अपन जो सिरेमिक इंडस्ट्रीज कह रहे हैं, चीनी मिट्टी कह रहे हैं, ये चाइना से जुड़ा हुआ है। जी जी। है ना, चाइना क्ले, चाइना से। वहाँ पे एक पहाड़ी है पूरा, जो केवलिन पहाड़ कहते हैं, वहाँ से इसका ओरिजिन हुआ। और पूरे वर्ल्ड में जो है चाइना की पोट्रीज जानी जाती थी। लेकिन आज बातों बातों में आपने हमें बतलाया कि जो है इंडिया को जो है चंदिया ने भी जो लीड किया। चंदिया का बहुत बड़ा उसमें रोल है। और फिर उसके बाद फिर मैंने, क्योंकि यहाँ पर ये मेरे को सैलरी मिलती थी वो उस जमाने में 1000 रुपये, मतलब 83 की बात कर रहे हैं जी उस समय। तो और पारिवारिक जवाबदारी बहुत थी, तो फिर मैंने अपना स्वतंत्र व्यवसाय शुरू किया माइनिंग का जी। तो उसमें करीब 20 साल मैंने काम किया। अच्छा। इसी के साथ कि वो इंडिपेंडेंट? नहीं, वो इंडिपेंडेंट और इसमें था ही। हाँ, पिता के काम को आगे बढ़ा रहे हैं और प्लस एक सप्लीमेंट्री वर्क काम शुरू किया। फिर नहीं, उसके बाद फिर मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट भी हो गया था। अच्छा। तो फिर उसके बाद ये फिर बंद हो गई। अच्छा। 92-93 में जी। तो जब बंद होने के बाद फिर ये अपने गले आ गई। फिर ये मालिक लोगों ने बोला भाई आप उसको देखो जी। क्योंकि वो लोग आते नहीं थे, आज भी नहीं आते हैं। तो मैं यहाँ पर आपका एक तरह से केयर टेकर कहिए, कुछ भी कहिए, तो वो उसकी देखभाल कर रहा हूँ मैं और उसको चलाने का भी बहुत प्रयास। और इस समय आपकी तबीयत कैसी है? इतने बड़े बड़े आपने काम किया। देखिए साहब, वो आर्मी से वो कैटेगरी डाउन हुई थी, स्पाइनल वाला मैटर था, लेकिन ईश्वर की कृपा थी कि वो संभल गए। उसके बाद फिर मेरा दोबारा स्पाइनल क्रैक हुआ एक्सीडेंट में। अच्छा। और 2 बार मेरी बाईपास हो चुकी है जी। और मुझे 7-8 अटैक भी आ चुके हैं। गजब। हाँ, उसके बाद भी है? हाँ, उसके बाद भी आज मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। एक 18 साल के लड़के के बराबर काम करता हूँ। तो अरे वो मंत्र तो दे दीजिए, कौन सा मंत्र है जिसके कारण आप जो है इतने स्वस्थ हैं? मेडिटेशन। मेडिटेशन, वेरी गुड। मैं पिछले 12 वर्षों से हार्टफुलनेस मेडिटेशन से जुड़ा हुआ हूँ जी। और मुझे ये समझ में आया है कि स्पिरिचुअलिटी इज मस्ट इफ यू वांट टू सर्वाइव इन द प्रेजेंट सिचुएशन। इसका कोई विकल्प नहीं है। आज अपन जो कोविड-19 देख रहे हैं जी, इसका एकमात्र हल है वो अच्छा, है। आप कोविड से प्रभावित नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वेरी गुड। और यही एक्टिविटी चलती रहती थी, कहीं कोई ब्रेकडाउन नहीं। मतलब आपकी जो एनवायरनमेंट की क्रिएटिविटी है, आपका जो पर्यावरण का काम चल रहा है, और आपका जो है मेडिटेशन चल रहा है, प्लस हमको बातों बातों में पता चला कि आप वाइफ को भी जो है कामों में बहुत हेल्प करते हैं। तो बहुत सारे आपके काम ये तो अच्छा। और हमारे साथ और भी अच्छे लोग जुड़े हैं। नरेश मेघवानी जो है वो योगा मेडिटेशन के मास्टर हैं। आज वो यहाँ पर नहीं है जी, कल परसों फिर आ जाएंगे। मैं ये चाहूँगा कि आप जो है जो आज का यूथ है उसको क्या प्रेरणा देना चाहेंगे कि वो जो है इस मतलब बहुत डिफिकल्ट पीरियड है उसके लिए स्टैंड अप होने के लिए, तो वो कैसे आगे बढ़े? देखिए साहब, एक मैंने कहीं पढ़ा था जी, लाइफ इज ए गेम। अच्छा। प्ले इट। क्योंकि अपन जो कुछ भी है, ये लाइफ इतनी ही नहीं है, इसके पहले भी थी और उसके आगे भी है। ये बात बिल्कुल बहुत उसको अपन एक खिलाड़ी की भावना से अगर अपन जो गीता में कहा है निर्लिप्त कर्मयोग, निर्लिप्त कर्मयोग यही है। निष्काम कर्मयोग नहीं, निष्काम नहीं, निर्लिप्त। अच्छा, निर्लिप्त। हाँ, सही बात। हम उससे अटैच ही नहीं। हाँ, मोह रहित। जैसे खिलाड़ी खेलता है तो कभी जीत भी गए तो कोई ज्यादा वो नहीं, स्थित और कभी हार भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इट इज पार्ट ऑफ द लाइफ। स्थित प्रज्ञ।
स्थित प्रज्ञ वाली बात है। बहुत बहुत गीता का तो दर्शन ही बहुत। और सब जो है आपका सबसे बड़ा जो है मेडिटेशन, इट इज़ वेरी मच हेल्पफुल इन डेवलपिंग द पर्सनालिटी। जी क्योंकि पर्सनालिटी के बारे में हमको, जब मैं एक बार 69 में कोचिंग अटेंड करने गया था मिनर्वा एकेडमी चंडीगढ़, अच्छा, तो उन्होंने जो डेफिनेशन बताई थी कि मैनेज प्रोडक्ट ऑफ इन्वायरमेंट इन विच इन्वायरमेंट इज ब्रॉट अप, सेम नेचर कैरेक्टर एंड हैबिट्स आर बीइंग डेवलप्ड, दैट इज कॉल्ड द पर्सनालिटी। इसको ऑडियंस को थोड़ा सा हिंदी में ट्रांसलेट करके बताते हैं। क्योंकि देखिए क्या है, जब मतलब उन्होंने वहाँ पर पूछा, जैसे जितने स्टूडेंट्स आए थे जी कि भाई आप पर्सनालिटी के बारे में भाई आप क्या समझते हो जी, क्योंकि वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स था जी, तो जनरली 90% लोग नहीं जानते जी, मतलब दे कांट डिफाइन परफेक्टली द पर्सनालिटी, क्योंकि हाँ, व्यक्तित्व के का निर्माण, क्योंकि इसके बारे में कहीं अपने न कहीं सिलेबस में है जी, न कहीं कोई इस तरीके की मतलब शिक्षा दी जाती है। तो वो जो उस समय जो उन्होंने बताया था कि मैनेज द प्रोडक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, मतलब मनुष्य वातावरण का उत्पाद है, जिस वातावरण में वो पलता है बढ़ता है, उसी तरीके का नेचर कैरेक्टर और हैबिट्स, माने पर्सनालिटी के ये 3 फैक्टर्स हैं। पहला तो नेचर है, दूसरा कैरेक्टर है और तीसरी हैबिट्स है। और ये जो 3 चीज़ें हैं, इट कांट बी डेवलप्ड इन वन डे, इवन एक लाइफ भी आपकी छोटी पड़ती है, चैन प्रोसेस है। हाँ, चैन क्योंकि मतलब जो व्यक्ति जन्म लेता है तो वो कुछ पिछले संस्कार लेकर आता है, तो वो कैरिड फॉरवर्ड होते हैं प्रारब्ध, फिर उसके बाद फिर वो अपना डेवलपमेंट करता है, तो वो उसमें वातावरण उसमें काफ़ी वो होता है, मददगार होता है। तो उस समय एक प्रश्न मेरे मन में आया था कि इन्वायरमेंट इज क्रिएशन ऑफ व्हाट। मैं 1 मिनट आपका पुरोहित जी लेना चाहूँगा, चूँकि मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने एजुकेशन में बीएड भी किया है, और बीएड के अंदर हमारा एक पेपर ही है चाइल्ड साइकोलॉजी है, और चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर जो हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उसके 2 सबसे बड़े फैक्टर माने गए हैं। सबसे पहला फैक्टर है जेनेटिकल, जो अनुवांशिकी है। हम बहुत सारी चीज़ें जिसको आपने बोला ना कि पूर्व से लेकर के आते हैं, ये हमको जीन्स के माध्यम से मिल रही है जेनेटिकली, लेकिन आज की डेट में एनवायरनमेंट का प्रभाव किसी के व्यक्तित्व के निर्माण में इतना ज़्यादा है कि अब जेनेटिक्स जो है उतना इफेक्टिव और प्रभावी फैक्टर नहीं रह गया। एनवायरनमेंट जो सेकंड फैक्टर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द जो है पर्सनालिटी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए साहब, इसमें जहाँ तक एनवायरनमेंट नहीं, वो ठीक है। देखिए मदर इज द फर्स्ट टीचर, वो तो एब्सोल्युटली करेक्ट। देखिए अगर आपको किसी व्यक्ति के बारे में अगर आपको जानकारी कलेक्ट करना है तो आप उसकी मदर की जानकारी कलेक्ट कर लीजिए। सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक, इसीलिए तो कहते हैं ना कि लड़की का पढ़ना बहुत जरूरी है। तो वो फिर अपने को बाद में समझ में आया कि इन्वायरमेंट इज क्रिएशन ऑफ द थॉट, ये विचारों का है, और विचारों को अपन जो वो कर सकते हैं, ये उसको लाइन अप करने के लिए ओनली मेडिटेशन से ही इट इज पॉसिबल। तो बातों बातों में मुझे याद आ रहा है बावरा जी जो हरियाणा के संत है पिंजौर गार्डन के पुरोहित जी, उन्होंने कहा है एक्शन इज द प्रोजेक्शन ऑफ अवर थॉट। हमारा कार्य जो है हमारे विचारों की परिणति है। श्री राम शर्मा आचार्य जी ने यही कहा कि जो जैसा सोचता है सोचना फर्स्ट ऑफ ऑल सोचना, वो वैसा ही करता है, देन वो वैसा ही बन जाता है। तो मैं तो ऑडियंस से समझता हूँ कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मैं जो फर्स्ट स्टेज है वो है सोचना, सहमत, दूसरा करना, और तीसरा जो है बनना। तो और सोचेंगे कब हम, बहुत अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि ध्यान बहुत जरूरी है, हार्टफुलनेस है, मेडिटेशन है। क्योंकि देखिए गीता में भी कृष्ण ने कहा ना, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात कर्म फल त्यागम त्यागात शांति निरंतर। बहुत बढ़िया। क्योंकि जो गीता में जो वो ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग बताया, सांख्य योग, मतलब सांख्य योग, इसमें से सबसे श्रेष्ठ जो है वो ध्यान योग ही है। क्योंकि देखिए इसमें ध्यान ये पूरा साइंटिफिक है जी। अब ये दुर्भाग्य है कि इसमें कोई रिसर्च नहीं, हाँ, रिसर्च नहीं हुई। इसमें जो सबसे अधिक रिसर्च वर्क किया था वो पतंजलि ऋषि ने किया था, जिसको फिर उसको आगे बढ़ाया स्वामी विवेकानंद जी ने। और अभी आज की मतलब आज के परिवेश में अपने जो स्वामी रामचंद्र जी महाराज हुए हैं, जो हार्टफुलनेस संस्था है, ये इन्होंने इसको और ज़्यादा मतलब रिसर्च करके सिंप्लीफाइड कर दिया।
बहुत सरल तरीके बहुत सरल से, बहुत तरीके से। सरल तरीके से, बहुत सरल। अब तो ये तो बिल्कुल आपका ये ऑनलाइन अवेलेबल है जी। ये हार्टफुलनेस ऐप है जी। अब उसको डाउनलोड कर लें जी। और वो तो हर जगह उपलब्ध है। तो बातों का ये सिलसिला जो है, पानी तो ज़रूर थम गया है, लेकिन जो है बातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत ही बढ़िया वातावरण, चिड़ियों की चहचहाट, पानी की टिपटिपाहट तो बंद हुई और वो ट्रैक्टर वाला भी चला गया है, और उन सब के बीच जो है आज जो है बहुत बातें करने का मौका मिला। तो ये प्रेरणादायी जो आपका सेकंड एपिसोड था पुरोहित जी, बहुत ही बढ़िया था। और आगे ने एक बार फिर जो है मैं पुरोहित जी को धन्यवाद दूंगा। और मेरे साथ जो आज मेरे मित्र पेंडा रोड जांजगीर से मेरे साथ थे आज, और पूरा इस कार्यक्रम को पूरा शूट किया। मैं तो ये कहूँगा पूरे कार्यक्रम को उन्होंने डायरेक्ट किया हरीश तिवारी जी और श्रेयांक गुप्ता जो चंदिया से थे। मैं तीनों को धन्यवाद कहूँगा। और महतो जी जिन्होंने हमको जो है आज अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरित किया, आप सबका धन्यवाद। इसी के साथ हम नेक्स्ट एपिसोड के लिए जो है विदा होते हैं। थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को बेल बटन दबा करके सब्सक्राइब ज़रूर करें। आने वाले समय में मैं आपको उमरिया ज़िले की पूरी धरोहर से बारी बारी से अवगत कराता जाऊंगा। वी लव उमरिया। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। नमस्कार।